हेलो एंड वेलकम टू पीएफ क्लासेस। अब पीएफ क्लासेस ऑनलाइन भी उपलब्ध है। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी से अवगत कराऊंगा। आज बेसिकली हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी की चर्चा करेंगे। अब तक हम लोग ऑफलाइन ही केवल पढ़ाते थे, लेकिन अब पीएफ क्लासेस ऑनलाइन भी आ गया है। आपको पीएफ क्लासेस के माध्यम से जो भी क्लास में पढ़ाई होती है उसका रिविजन किया जाएगा, रिविजन कराया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, हमारे साथ रह करके ऑफलाइन तो क्लास में जो पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे ही, या आप जहां भी ऑफलाइन क्लास करते होंगे वहां ऑफलाइन में तो पढ़ते ही होंगे। यहाँ पे ऑनलाइन में हम लोग क्या करेंगे कि अब आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो आप घर बैठे रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही चैप्टर के बाद में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रयास भी कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बायोलॉजी का शुरुआत करूंगा और बायोलॉजी का शुरुआत होगा अध्याय नंबर 1 से। तो बायोलॉजी का अध्याय 1 यानी जो चैप्टर 1 है उसका नाम है जीवों में जनन। ठीक है, क्या नाम है? जीवों में जनन। और जीवों में जनन को हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो क्या करते हैं हम लोग इसमें पढ़ते हैं जीवों के जनन के बारे में। अब जीवों के जनन के बारे में बताएं इससे पहले अब मैं चाहूंगा कि आप बताएं मुझे कि जीव किसे कहें। ठीक है, आप कहेंगे सजीव को जीव कहते हैं। आखिर वो कौन सा लक्षण होगा जिसके आधार पर आप डिसाइड कीजिएगा कि किसी चीज को आप जीव कहेंगे या निर्जीव कहेंगे। तो आप कहिएगा जीव में क्या लक्षण होने चाहिए। ठीक है, तो मैं कुछ बता देता हूं, बाकी आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग बताइएगा। तो जीवों की तो सबसे विशेषता यह है कि उनकी कोशिकीय संरचना होती है। क्या होनी चाहिए जी? कोशिकीय संरचना, यानी वे कोशिका से बने हो। मैं शॉर्ट में लिखता चलता हूं, कोशिकीय संरचना होनी चाहिए। कोशिकीय संरचना के बाद क्या होना चाहिए कि उनमें उपापचय संबंधित क्रियाएं होनी चाहिए। ठीक है, उपापचय संबंधित क्रिया होनी चाहिए। साथ ही उसमें पोषण हो, पोषण के बाद श्वसन हो, श्वसन होता हो, उत्सर्जन होता हो, ऐसे ही और भी कई क्रियाएं होंगी। प्रजनन हो, प्रजनन को छोड़िए, चलिए प्रजनन भी आप शामिल कर सकते हैं, प्रजनन हो। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती है जो सजीवों की पहचान है। अगर ये सभी क्रियाएं होती हो, कोशिकीय संरचना है, उपापचय होता हो, पोषण होता हो, श्वसन होता हो, उत्सर्जन होता हो, प्रजनन होता हो, और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये सभी अगर विशेषताएं किसी चीज में हैं तो कहेंगे कि वह जीव है अर्थात, या अगर ये नहीं है तो वह क्या है? निर्जीव है। और मैं चाहूंगा, मैंने तो यहाँ पे 6 लिख दिया है, अब मैं चाहूंगा कि आप 7वां या 8वां, मतलब कोई एक और दो, 7 8 मैंने 6 तक तो पहुंचा दिया है, 1 2 लक्षण आप लिख करके बताएं। इनके अलावा ऐसे बहुत सारी ऐसे और बहुत सारे पहचान होते हैं सजीवों के। मैंने 6 लिखा है, मैं चाहूंगा कि आप 1 2 और कमेंट में लिख करके बताएं कि और सजीवों के क्या पहचान है। तो पहली बात तो यह हो गई कि भाई ठीक है ये जीव है, लेकिन यहाँ पे तो हमें मेन रूप से पढ़ना है जीवों में जनन के बारे में। अब जानेंगे कि भाई जनन क्या होता है। जीव तो समझ गए, या आप जानते भी थे पहले से। अब जानेंगे जनन क्या होता है। तो जनन किसे कहेंगे? जनन किसे कहेंगे? तो ध्यान दीजिए, प्रत्येक जीव क्या करते हैं? प्रत्येक जीव अपने समान, प्रत्येक जीव, यहां मैं फिर से लिखता हूं, प्रत्येक जीव अपने समान छोटे तथा नए जीव उत्पन्न करते हैं। छोटे तथा नए जीव उत्पन्न करते हैं। छोटे तथा नए जीव उत्पन्न करते हैं। नए जीव क्या करेंगे जी? उत्पन्न करेंगे। उसे ही कहा जाता है जनन। फिर सुनिए, प्रत्येक जीव अपने समान छोटे तथा नए जीव उत्पन्न करते हैं, उसे ही कहा जाता है जनन। ठीक है, अब अगला प्रश्न ये हो सकता है कि भाई जीव जनन ही क्यों करते हैं? क्या जरूरत है जनन करने की जीवों की? तो देखिए, जनन करना इसलिए जरूरी है कि जीवों की एक विशेषता होती है कि जब जीव जन्म लेते हैं तो जन्म लेंगे, तो पहले तो जन्म लेंगे भाई, ये जीवों में जन्म लेंगे, और जन्म के बाद लास्ट में क्या होगी? इनकी मृत्यु भी होती है। अर्थात जितने जीवों ने जन्म लिया है उनकी मृत्यु होगी। जो जीव जन्म लेते हैं वो मरते हैं। ठीक है,
यहीं पे मैं रुक करके एक प्रश्न आप लोगों से पूछ लेता हूं, और ये क्वेश्चन नंबर है 2। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ आपसे पूछा था सजीवों के लक्षण के बारे में, ये दूसरा क्वेश्चन का आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा कि क्या सभी जीवों की प्राकृतिक मृत्यु होती है। अर्थात मैं दूसरे तरह से प्रश्न इस तरह से पूछूं, क्या कोई जीव अमर होता है? क्या कोई जीव अमर है? अमर मतलब क्या कोई ऐसा जीव है जिसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती हो, अर्थात वह जीव मरता ही नहीं है कभी भी, उसे नहीं मारा जाए, हम लोग नहीं मारे, आग नहीं लगाया जाए या किसी और विधि द्वारा नहीं मारे, तो क्या वह कोई ऐसा जीव है जिसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होगी, वह खुद ब खुद जीव मरेगा ही नहीं, और जीव खुद से नहीं मरेगा, उसे ही तो हम लोग कहते हैं अमर। तो क्या कोई ऐसा जीव है जो अमर होता है? अगर ऐसा है तो आप कमेंट करके बताइए इसका कि क्या होगा आंसर, अमर है कि नहीं, बस यस नो में आंसर देना है। आप क्वेश्चन 2 लिख करके लिखिएगा यस, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ कोई जीव है जो अमर होता है। नो लिखिएगा तो मैं समझूंगा कि कोई जीव अमर नहीं होता है। इस प्रश्न का आंसर मैं इसी क्लास के लास्ट में दूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया अब तक, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जीवों में ये सभी लक्षण होने चाहिए, यानी उसमें कोशिकीय संरचना होनी चाहिए, उसमें उपापचय होना चाहिए, पोषण होना चाहिए, शोषण होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए और प्रजनन होना चाहिए। साथ ही बताया मैंने जनन के बारे में कि प्रत्येक जीव अपने समान छोटे तथा नए जीव उत्पन्न करते हैं, जिसे हम लोग जनन कहते हैं। जनन क्यों करते हैं यही मैं बता रहा था। तो जो जीव है वो जन्म लेते हैं, जन्म के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर कोई जीव जनन नहीं करे, अगर की जो कोई जीव जनन नहीं करे तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए कि किसी जीव की संख्या मान लेते हैं, कोई भी जीव सपोज कीजिए मोर मान लेता हूं मैं, मोर के बारे में चर्चा करूं। मान लीजिए कि दुनिया में 1 लाख मोर है, ठीक है। अगर ये जीव जनन नहीं करे तो क्या होगा, नए जीव उत्पन्न नहीं करे तो क्या होगा, हर साल कुछ 2000 या 4000 जितने भी हो 2000-4000 मोर मरते रहेंगे, और एक समय आएगा जब मोरों की जाति इस पृथ्वी से नष्ट हो जाएगी। इसीलिए जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। कोई भी जीव होगा तो वह जनन करेगा, अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, ताकि जो उनके पूर्वज हो, जो बूढ़े हो रहे हो, बूढ़े होने के बाद जो जीव मर जाए, उनका स्थान लेने के लिए उनका कोई ऑफस्प्रिंग होना चाहिए। अच्छा, इस बात पर और ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भी जीव जन्म देता है, ध्यान देना है यहाँ पे, जो भी जीव जन्म देता है या फिर कहें जन्म देने वाला, जन्म देने वाला मैं लिखता हूं, जन्म देने वाला, जन्म देने वाला होता है एक, और एक होता है जन्म लेने वाला, ठीक है, लेने वाला, ठीक है, जन्म देने वाला और जन्म लेने वाला। जैसे यहाँ सपोज करें ये कुत्ता है, और कुत्ता का जो बच्चा होगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, पीला या फिर पपी, जो भी बोले, ठीक है। तो जो जीव जन्म दे रहा है, जो जीव जन्म दे रहा है, जन्म देने वाला, जन्म देने वाला को हम लोग कहते हैं जनक, या फिर जनक, या फिर उसे ही पेरेंट्स बोलते हैं। और जो जन्म लेने वाला, जैसे कुत्ता का जो बच्चा होगा उसे हम लोग पीला कहेंगे, तो ये जन्म लेने वाला हो गया। जो जन्म लेने वाला होता है उसे कहते हैं संतति। क्या बोलते हैं, संतति। तो ये भी याद रखना है, जनक किसे कहते हैं, जो जन्म देते हैं उन्हें जनक कहेंगे, जो जन्म लेता है उसे संतति कहेंगे, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा था कि प्रत्येक जीव जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद उनकी अंततः मृत्यु हो जाती है। तो जन्म से लेकर, जब जन्म लेते हैं और मृत्यु होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को हम लोग जीवन अवधि बोलते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को क्या बोलेंगे, जीवन अवधि, ठीक है, या फिर जीवन काल भी बोल सकते हैं। और इस जीवन अवधि की बात करें तो क्या सभी जीवों की जीवन अवधि समान होती है, अर्थात मैं ये पूछूं कि क्या सभी जीव एक समान समय तक जिंदा रहते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए किसी जीव का जन्म हुआ सन 2001 ईस्वी में और उसकी मृत्यु हो गई 2021 ईस्वी में, तो इसका जीवन अवधि कितना होगा, तो 2001 से लेकर 2021 तक टोटल होगा कितना, 20 साल। तो इसका हो जाएगा जीवन अवधि 20 साल। बेसिकली कोई जीव जितना दिन पृथ्वी पर रहता है उसे ही कहता है उसका जीवन अवधि। क्या सभी जीवों की जीवन अवधि समान होती है, क्या सभी जीव एक समान समय तक जिंदा रहते हैं, इसका आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ठीक है,
देखिए यहाँ पर है जीवन अवधि के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आप दो जीवों को देखिए, यह क्या है, ये पहचान रहे हैं कि कौवा है, और यह क्या है, यह तोता है। दोनों जीव देखिए लगभग एक तरह का जीवन व्यतीत करते हैं, एक समान होते भी हैं। यह कौवा जो है जीता है मात्र 15 साल, जबकि तोता का जो लाइफ साइकिल होता है यह होता है 140 वर्ष। तो इस तरह देख रहे हैं हम लोग, दोनों जीव एक समान है, लेकिन उनके जीवन अवधि में बहुत अंतर है। कोई 15 साल जिंदा रह रहा है और कोई 140 वर्ष जिंदा रह रहा है। सेम इसी तरह से हमारे प्रकृति में पाया जाता है। कोई जरूरी नहीं कि जीव का आकार उसका जीवन काल भी डिसाइड करे। हो सकता है कोई जीव बहुत छोटा हो लेकिन उसका जीवन काल ज्यादा हो, और कोई जीव बड़ा भी हो लेकिन उसका जीवन काल छोटा है। ऐसे ही एक हम लोग तुलना करते हैं, यहाँ पे इसकी चर्चा की गई है एनसीईआरटी के बुक में। यहाँ पे आपको अनुमान से कुछ जीवों का जो जीवन काल है वह गेस करना है। ठीक है, गेस करके लिखना है। जैसे हाथी है, हाथी का जीवन काल कितना होता होगा, क्या लगता है आपको? तो ये 60 से 90 होता है, कई जगह पे 65 भी लिखा हुआ देखेंगे, तो 60 से 90 हम लोग मान लेके चलते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुत्ता देखिएगा तो कुत्ता भी 20 से 30 वर्ष या 25 से 30 आप कह सकते हैं, 20 से 30 वर्ष जिंदा रहता है। तितली की चर्चा की गई है 1 से 2 सप्ताह, कौवा 15 वर्ष, तोता 140 वर्ष मैंने बताया ही। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि आपको एक और टास्क दूं, और यहीं से क्वेश्चन नंबर 3 होगा कि आप अनुमानित आयु बताएं। गुलाब तो अधिकांश लोगों का फेवरेट फूल होगा, तो आप बताएं कि गुलाब का पौधा कितना दिनों तक जीवित रहता है। ठीक है, अनुमान से बताना है, कोई जरूरी नहीं आप एक्यूरेट बताएं, लेकिन एक्यूरेट बताएंगे तो बहुत खुशी होगी मुझे कि गुलाब का पौधा कितना दिन जीवित रहता है। एक और काम देता हूं आप लोगों को कि आप ये बताएं उसके साथ ही कि जो केला का पौधा होता है, यहाँ पे केला का पौधा कितना दिन तक जीवित रहता है। मगरमच्छ देखिए 60 वर्ष तक, घोड़ा भी लगभग 60 वर्ष तक ही जीवित रहता है। जो फल की मधुमक्खी होती है ये 2-3 सप्ताह, कई जगह पे इसकी चर्चा 30 दिनों तक भी हो सकती है, इतना दिन तक जीवित रहता है। आप कछुआ देखिएगा, एक छोटा सा जो कछुआ होता है वह 100-150 वर्ष तक जिंदा रहता है। तो ऐसे ही जीव हो सकता है कोई जीव बहुत छोटा लेकिन उसकी जीवन अवधि बहुत ही ज्यादा हो। तो किसी भी जीव के जीवन काल का संबंध उसके आकार से नहीं है। हो सकता है जीव छोटा हो लेकिन उसका जीवन अवधि अधिक हो, ज्यादा दिन तक जिंदा रहे, और ऐसा भी संभव है कि जीव बड़ा हो लेकिन वह बहुत ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता हो, जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती हो। ठीक है, इतनी चर्चा हम लोगों ने किया। अब यहाँ पे चर्चा करेंगे, अभी मैंने आप लोगों को जनन के बारे में बताया था कि जनन में क्या करते हैं, जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पे भी मन में आ सकता है कि आखिर जनन अनिवार्य क्यों है? जनन अनिवार्य क्यों, या जनन जरूरी क्यों है, आवश्यक क्यों है? क्यों जनन आवश्यक है? जनन आवश्यक क्यों है? क्या जरूरी है जनन करने की? अगर जनन नहीं करे तो क्या होगा? तो देखिए, अगर कोई जीव जनन नहीं करे तो क्या होगा, जो उनके पुराने सदस्य होंगे, यानी जो पहले से सदस्य होंगे तो बूढ़े होंगे, बूढ़े होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, और लास्ट में उनका जब कोई संतान नहीं होगा तो वे धरती से विलुप्त हो जाएंगे। इसीलिए प्रत्येक जीव चाहता है कि अपनी संख्या में, प्रत्येक जीव क्या चाहता है कि अपनी संख्या में वृद्धि करे, अपनी संख्या तेजी से बढ़ाए। जितनी ज्यादा किसी जीव की संख्या रहेगी उसको उसका मतलब पृथ्वी पर उसका अस्तित्व उतना अधिक समय तक कायम रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या जनन के प्रकार के बारे में। ठीक है, अब हमें पढ़ना है जनन का प्रकार। तो अब चलिए जानते हैं जनन का प्रकार। जनन का प्रकार या जनन की विधि। जनन कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, जनन मेनली 2 टाइप का होता है, इससे फिर हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जनन मेनली कितने तरह का होता है? 2 तरह का। पहला है अलैंगिक जनन। ठीक है, पहला तरीका कौन सा है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन पहला विधि है, अलैंगिक जनन। और जो दूसरा तरीका है वह दूसरा तरीका है लैंगिक जनन। तो पहला क्या है? पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं हम लोग इसे।
एक नंबर है ये। और लैंगिक जनन को बोलते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। दो तरह का जनन होता है। अब इन दोनों जनन में क्या अंतर है, किसको लैंगिक बोलेंगे और किसको अलैंगिक बोलेंगे, दोनों में मेनली अंतर क्या है, आप ध्यान से सुन लीजिए। अलैंगिक जनन किसे कहेंगे, तो जनन की वह विधि जिसमें जीवों के लैंगिक अंगों का उपयोग नहीं होता। जनन की वह विधि जिसमें जीवों के लैंगिक अंगों का उपयोग नहीं होता, उसे कहेंगे अलैंगिक जनन। और जीवों की वह विधि जिसमें जीवों के लैंगिक अंगों का उपयोग होता हो, उसे कहेंगे लैंगिक जनन। और देखिए, इस तरह से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि अलैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें कोई अकेला जीव जनन कर सकता है, अर्थात इसमें कोई एक ही जीव होगा, अकेला ही जीव नया जीव उत्पन्न कर देगा। लेकिन लैंगिक जनन में नए जीव उत्पन्न करने के लिए कम से कम दो जीवों की आवश्यकता होगी, तो यह लैंगिक जनन होगा। और भी इनमें कुछ मेन अंतर है, आपको मैं इमेज के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। तो ये देखते हैं, इधर इस इमेज के माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, यहां पर दो जीवों की चर्चा की गई है। देखिए, जीव नहीं, दो विधियों की, यह अलैंगिक जनन दिखा रहे हैं और यह लैंगिक जनन दिखा रहे हैं। देखिए, अलैंगिक जनन में क्या होता है, मेनली कि मान लीजिए कि एक ये सेल है, एक कोशिका है, इसमें यही कोशिका डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है, और एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो जाता है। और वास्तव में ये जो अलैंगिक जनन होता है, ये छोटे जीवों में ही होता है। तो सपोज कीजिए कि एक कोशिका है, यहाँ से दो कोशिका बन गई, अर्थात कह सकते थे कि यहाँ पे एक जीव था, अब यहाँ पे दो जीव बन गए, एक ये और एक ये, टोटल मिलाकर के टोटल कितने जीव हो गए, दो जीव हो गए, ठीक है। तो यह अलैंगिक जनन को दर्शा रहा है। या कुछ बहुकोशिक जीवों में भी यह हो सकता है कि मान लीजिए कि यह जीव है जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हो सकते हैं, इसके बावजूद यह दो भागों में टूट जाए, ठीक है। तो एक जीव ये बन जाएगा, एक जीव ये बन जाएगा, तो यह भी अलैंगिक जनन ही दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं इमेज में कि देखिए क्या हो रहा है कि जो जीव है यह मेनली, पहले यहाँ देखो बीच से ये दो भागों में बट रहा है, कुछ समय बाद क्या होगा, यह यहाँ से पूरा विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा। तो पहले जो एक जीव थे, वहां से एक जीव से टोल मिलाकर एक ये और एक ये दो जीव बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से एक नया जीव बन गया, उसे ही तुम लोग जनन कह रहे थे। अब इसमें क्या होता है कि जो अलैंगिक जनन होता है, यही यहाँ संक्षेप में लिखा गया है कि इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। अभी मैंने जनक बताया था आप लोगों को। जनक किसे कहते हैं, जो जन्म देता है उसे कहते हैं जनक। तो क्या होता है इसमें कि केवल एक जनक की जरूरत होती है, और इससे जो उत्पन्न संतति होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। अच्छा, समान ही नहीं, समरूप भी होते हैं। समरूप माने डिट्टो सेम, बिल्कुल सेम, अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सेम होते हैं। और उसे ही क्लोन, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं जी, क्लोन कहते हैं, या फिर कहते हैं अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, अर्थात इनमें विविधता उत्पन्न नहीं होती। यहां पर देख पा रहे हैं ये लैंगिक जनन को दर्शा रहा है कि कैसे यहाँ पर यह एक अंडाणु है और इस अंडाणु में ये एक शुक्राणु है। अंडाणु में क्या हो रहा है कि शुक्राणु संलयित हो रहा है, यानी अंडाणु जो होता है यह मादा के अंदर उत्पन्न होता है और शुक्राणु नर के अंदर उत्पन्न होता है। किसके अंदर उत्पन्न होगा जी, नर के अंदर। तो दो जीव हो गए, एक नर और एक मादा। दोनों के जीव से जो उत्पन्न कोशिका है, जो युग्मक उत्पन्न हुए हैं, उनके संलयन से नए जीव का निर्माण होगा, इसलिए यह लैंगिक जनन है। देखिए, लैंगिक जनन में दो जनकों की जरूरत होती है, दो जनक चाहिए, जिसमें एक नर होना चाहिए और एक मादा होना चाहिए। साथ ही इसमें युग्मकों का संलयन होना चाहिए। युग्मक यानी जो नर युग्मक होते हैं, मादा युग्मक होते हैं, जो जनन में भाग लेने वाली कोशिकाएं होती हैं, वे उत्पन्न होनी चाहिए। साथ ही संतति में अनुवांशिक विविधता भी आ जाती है इसमें, यानी जब लैंगिक जनन होता है ना, तो जो नए जीव उत्पन्न होते हैं उनमें अनुवांशिक विविधता आ जाती है, इसलिए उसे हम लोग क्लोन नहीं कहते हैं। तो ये भी याद रखना है कि जब अलैंगिक जनन द्वारा कोई संतति उत्पन्न होती है उसे क्लोन कहते हैं, लेकिन जब लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति होती है उसमें अनुवांशिक विविधता आ जाती है। वे अपने जनक के समान होते हैं लेकिन समरूप नहीं होते, मतलब अपने जनक के समान दिखेंगे लेकिन उनमें थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा, सेम टू सेम वैसे नहीं होंगे। आप खुद सोचिए, अपने आसपास देखिए, कोई भी जीव होगा, एक ही माता पिता के अगर दो संतान है तो दोनों संतान ने अपने माता पिता के समान भी होंगे, थोड़े बहुत उनके गुण मिलेंगे,
और बहुत सारे गुण होंगे जो उनसे नहीं भी मिलेंगे। तो समान भी है और उनमें कुछ विभिन्नता भी है, कुछ अलग भी है। इसे ही कहते हैं हम लोग अनुवांशिक विविधता। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको बताया कि जो जनन होता है यह दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। ठीक है, दोनों के गुणों के बारे में भी मैंने बताया। अब देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। पहला मैं आपको बताऊंगा अलैंगिक जनन के बारे में। पहला तरीका कौन सा है? अलैंगिक जनन। अब देखिए जो अलैंगिक जनन है ना, यह कई तरह से होता है, कई तरह के जीवों में होता है। मैंने आपको बताया ही, यह एक कोशिक जीव में भी हो सकता है, बहुकोशिक में भी हो सकता है, पौधों में भी हो सकता है, जंतु में तो ऑब्वियसली होता ही है। तो कई तरह के जीवों में होता है और इसकी बहुत सारी विधियां भी हैं। अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं, उन विधियों के बारे में आपको बताता हूं। जिससे सबसे पहले देखिएगा अलैंगिक जनन की बहुत प्रसिद्ध विधि है, बार बार इससे क्वेश्चन भी आता है, वह है विखंडन। ठीक है, विखंडन है। विखंडन सबसे पहला विधि कौन सा है? विखंडन। ठीक है, पहला विधि है विखंडन, जिसे हम लोग बाइनरी फिशन कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश के बाद चर्चा दो बाद में करेंगे। पहला है विखंडन। विखंडन का ही एक और रूप होता है बहुखंडन, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। बहुखंडन, विखंडन हो गया, बहुखंडन हो गया, या फिर इसे हम लोग खंडन कहते हैं, खंडन हो गया। तीसरा विधि कह सकते हैं वह है मुकुलन। मुकुलन है। मुकुलन के अलावा और भी विधि है, पुनरुद्भवन है, पुनरुद्भवन है। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारी विधियां हैं। कायिक जनन है, जम्यूल है। चलिए मैं यहाँ पे कायिक जनन लिख देता हूँ, कायिक जनन, कायिक जनन। तो अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं। ठीक है, और इन विधियों से प्रश्न आते हैं और प्रश्न के साथ साथ इनके उदाहरण पूछे जाते हैं कि किस जीव में खंडन होता है, किस में बहुखंडन होता है, मुकुलन कैसे होता है, पुनरुद्भवन कैसे होता है, ये सभी क्रियाएं किस किस जीव में होती है, उनका उदाहरण पूछा जाता है। तो ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अब इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, चूंकि यह पहला वीडियो है। और आप इस वीडियो में जरूर बताइएगा क्या कमी था, क्या आप सजेशन देना चाहते हैं, उसको मैं जरूर शामिल करूंगा। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा कि आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही ये जितने सारे टॉपिक हैं इन सभी की चर्चा अगली क्लास में होगी, जिससे मैं आपको और इस सभी टॉपिक से अवगत कराऊंगा, इसको समझाऊंगा अच्छे से तरह तरह के इमेज से, जिससे आप बेहतर इन सभी चीजों को समझ पाएंगे और सारे उदाहरण इसको मैं आपको याद करवा दूंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई कमी हो, कोई शिकवा या शिकायत हो, उसे भी कमेंट में लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।